मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12 के कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है लेखा शास्त्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो उसका देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है लघु तरीके। तो इन प्रश्नों को देखकर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, तो पहला देखिए हम लोग का क्या यहाँ पर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ही प्रश्न देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, जो आपका है पहला प्रश्न, वसूली खाता क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वसूली खाता क्या है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आपके वसूली खाता की। वसूली खाता होता क्या है। तो वसूली खाता के बारे में डियर स्टूडेंट देखिए, हम लोग अगर बात करें तो जब किसी साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तो उसके सभी खाते, जैसे रोकड़ खाता, बैंक खाता आदि बंद कर दिए जाते हैं। और ऐसा करने के लिए एक खाता क्या किया जाता है, अलग से तैयार किया जाता है ना, खोला जाता है, जिसे वसूली खाता कहते हैं। तो वसूली खाता का मतलब क्या होता है, वास्तव में देखा जाए तो ये कोई विशेष खाता नहीं है, ये एक नाम मात्र का खाता है। ठीक है ना, साझेदारी फर्म का जब विघटन किया जाता है तभी देखिए इस खाते का जिक्र होता है। साझेदारी फर्म के खाते का जो ये पाया जाता है, मिलता है। तो उसमें सभी खाते, जैसे देखिए रोकड़ खाता हो गया, ठीक है, और उसके साथ ही साथ देखिए क्या है, बैंक खाता हो गया। तो इन सबको बंद कर दिया जाता है। जब भी साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो उस समय क्या होता है, रोकड़ खाता जो हो गया और बैंक खाता हो गया, उसको क्या किया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। तो ऐसा करने के लिए एक खाता अलग से खोला जाता है, जिसे वसूली खाता कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो डियर दोस्तों, वसूली खाता कोई विशेष खाता नहीं होता है, ये एक नाम मात्र का खाता होता है। देखिए मैंने इसलिए इस बात को भी शामिल यहाँ पर कर रखा है कि इस वास्तव में देखा जाए तो इस खाते का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन हाँ वास्तव में रिकॉर्ड के तौर पर इसको रखा बनाते हैं लोग कि वही चले चले, ठीक ठीक है, रिकॉर्ड की बातें रहेंगी, रिकॉर्ड होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर वसूली खाता बनाया जाता है। और देखा जाए तो विशेष कोई महत्व नहीं है वसूली खाता का। ठीक है, दूसरा डिस्कशन देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, अधिलाभ किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, अधिलाभ किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अधिलाभ किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आपका डिस्कशन। तो अधिलाभ किसे कहते हैं। देखिए, अतिरिक्त या विशिष्ट रूप से होने वाला अधिक लाभ। देखिए अधिलाभ का मतलब ही है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अधिक धन लाभ ना। ये देखिए बात यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, अधिक लाभ। ठीक है, अतिरिक्त या विशिष्ट रूप से होने वाला अधिक लाभ जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अधिलाभ बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही सीधा सीधा है आपका वो जवाब इसका, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को कुछ और बातें भी देनी पड़ेंगी, इतने से तो काम चलने वाला नहीं है आपका। तो चलिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को इसमें जोड़ते हैं हम लोग। देखिए, उद्योग धंधों या व्यापार में यथेष्ट लाभ होने पर उस लाभ का वह अंश जो उसके हिस्सेदारों को उनके लाभांश के अतिरिक्त अथवा कर्मचारियों को वेतन आदि के अतिरिक्त प्रसन्न या संतुष्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है यहाँ पर। जो कर्मचारियों को दे नहीं कहा जाता है, कहते नहीं है लोग कि अरे भैया इस बार वैसे मिला है, पैसा बढ़ाकर या विशेष रूप से मिला है तो दिया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिसे उनको बोनस के रूप में कहते हैं ना, वही चीज है यहाँ पर। देखिए, अतिरिक्त या विशिष्ट रूप से होने वाला अधिक लाभ जब हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, उद्योग या धंधे या व्यापार में जो काम करने वाले लोग हिस्सेदार होते हैं या जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, तो उनके वेतन में, वेतन तो मिलता ही है उनका, लेकिन उनके वेतन के अतिरिक्त जो होता है उनको प्रसन्न या संतुष्ट करने के लिए कुछ अलग से भी उनमें लाभांश दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी लाभांश को ही देखिए यहाँ पर, मतलब ये देखिए बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है इसमें प्रसन्न या संतुष्ट करने के लिए जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही अधिलाभ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अब तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा जो प्रश्न है वह भी आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न को एक बार ध्यान सुनिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 की एडिशन देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। ये देखिए खाता जो से जल्दी हम लोग को सुनने को नहीं मिलता है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता है। यह खाता संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा दायित्वों के पुनर्निर्धारण पर होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। देखिए का मतलब यहाँ पर पुनः दायित्वों का मतलब क्या है, जैसे कोई साझेदारक है, ठीक है, तो साझेदारक क्या क्या होता है कि अचानक वो पता चला कि फर्म को छोड़कर चला गया, या तो पता चला कि फर्म या साझेदारक की मृत्यु हो गई, या कोई नए साझेदारक के रूप में शामिल हो जाते हैं, तो उनके दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो लाभ और हानि के उद्देश्य से जो खाता बनाया जाता है और उनका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पुनः मतलब फिर से उनका पूरा का पूरा डाटा बनाया जाता है और पुनः रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनः मूल्यांकन करके फिर से बनाया जाता है जो खाता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बोला जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पुनर्मूल्यांकन खाता उसे ही है।
कहते हैं। ठीक है डियर समझ में आया होगा आप लोग को। पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है कि नाम मात्र का खाता होता है। देखा जाए तो संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले या तो लाभ या हानि को ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो शेयरधारक होते हैं अगर वो छोड़ जाते हैं किसी वजह से फर्म को, या उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है, या तो अगर जो होते हैं उसमें शामिल होने वाले तो साझेदारक के रूप में, तो या तो साझेदारक को छोड़ कर चले जाते हैं, या जैसे पागल दिवाली की बात होती है वो भी अगर हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, या नए साझेदारक शामिल हो जाते हैं तो दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा भाई, और खाता में जो संपत्तियां रहेंगी उनका भी पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। तो उन्हीं को डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 3। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न जो है क्या है, पहले प्रश्न को समझिए। साझेदार फर्म से कब अलग हो सकता है? साझेदार, जो साझेदार शामिल होते हैं साझेदारक के रूप में जिनको शामिल करते हैं आप, तो फर्म से अलग कब हो सकता है? ठीक है, तो साझेदार देखिए फर्म से किसी साझेदारी फर्म से किसी साझेदारक को क्या है उनके मरने के उपरांत देखिए हो सकता है पागल हो गया, या तो वो दिवालिया अगर हो गया आपका साझेदारक जो होता है, साझेदार के रूप में जो शामिल हो गया, हो जाने पर देखिए साझेदार फर्म से अलग हो सकता है भाई, मरने के बाद ही वो अलग होता है उससे, या तो पागल या दिवालिया होता है। तो कभी कभी जैसे छोड़ भी दिया जाता है तो उस केस में कहा जाता है कि साझेदारक ने क्या किया, साझेदारक को छोड़ करके वो चला गया, ठीक है, फर्म को छोड़कर चला गया। तो वही बात होती है यहाँ पर क्वेश्चंस। अब आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। तो डियर स्टूडेंट्स प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 5 जो है आपका, साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख क्या होता है इसके बारे में बताना है हम लोग को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं कि साझेदारी संलेख क्या होता है। वास्तव में देखा जाए तो बहुत कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीजें घुमा फिरा करें। जब दो या दो से अधिक लोगों के मध्य व्यापार का या किसी भी चीज की साझेदारी होती है तो उसे साझेदारी संलेख में पंजीकृत किया जाता है। दो या दो से अधिक लोगों के मध्य जब क्या होता है व्यापार या किसी भी वस्तु की जो साझेदारी होती है, कि चलिए ठीक है भाई आप मिलकर करिए और हम मिलकर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख में उसको कहा जाता है। ठीक है, साझेदारी संलेख के रूप में उनको हम लोग शामिल करते हैं। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं हम लोग। इस साझेदारी संलेख में उनके कर्तव्यों का, उनके लाभ हानि का, उनके उत्तरदायित्व, उनकी पूंजी का संलेख किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो ये सभी बातें होती हैं उन सभी का इसमें पूरा लेखा लेखा जोखा किया जाता है। उनके लाभ का, उनके उत्तरदायित्व का, उनकी पूंजी का संलेख होता है, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। तो मुख्य रूप से दो या दो से अधिक जो यहाँ पर साझेदारक मिल रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, तो उनके पूरे के पूरे लाभ हानि जो मिलेगी, या उनका जो उत्तरदायित्व रहेगा, या उनकी पूंजी का जो साझा लिखा रहेगा, संलेख किया जाएगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख के रूप में उसको हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में भाई हम लोग का प्रश्न संख्या क्या है अब, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 6 है, आर्थिक चिट्ठा क्या कहलाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, आर्थिक चिट्ठा क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन बचे रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आर्थिक चिट्ठा क्या है, कोई ना कोई खाता है, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं यहाँ पर कि यह कोई खाता नहीं होता है। पहली बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये खाता क्या है, जो आर्थिक चिट्ठा होता है वो कोई खाता नहीं है। हाँ, बल्कि इसे एक विवरण पत्र के रूप में आप यूज कर सकते हैं कि जो आर्थिक चिट्ठा होता है वो एक प्रकार का विवरण पत्र है। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा होता है वो एक प्रकार का विवरण पत्र होता है, जिसमें क्या होता है, व्यापार की पूंजी की बात हो गई है ना, जिसमें व्यापारी क्या हो गई, पूंजी की बात हो गई, और साथ में साथ ऋण देने की बात हो गई या ऋण लेने की बात हो गई। संपत्ति एवं जायदाद के साथ साथ समस्त देनदारों व लेनदारों के खातों का शेष लिखते हैं। ठीक है, संपत्ति एवं जायदाद के साथ साथ जो संपत्ति हो गई या जो जायदाद हो गया, उनके साथ ही साथ समस्त जो लेनदार होंगे और लेनदार होंगे, उनके खातों का शेष इसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। किसमें, इस जिसके अंतर्गत लिखा जाता है, जिस विवरण पत्र के अंतर्गत लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे देखिए व्यापार का संक्षिप्त आर्थिक विवरण कहा जाता है। इसका मतलब यदि आपसे ये पूछा जाए कि आर्थिक विवरण क्या होता है, तो आर्थिक विवरण भी आपका जो है आर्थिक चिट्ठा का मतलब है, या आर्थिक विवरण, दोनों चीज एक ही है। ठीक है डियर, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो संक्षिप्त में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा को ही आर्थिक विवरण भी कहा जाता है। तो क्या होता है ये, कोई वास्तव में देखा जाए तो कोई विशेष क्या होता है, कोई विशेष ये नहीं है, आर्थिक चिट्ठा जो है कोई मतलब खाता विशेष नहीं है, लेकिन ये विवरण पत्र है, जिसमें कि लेनदारों देनदारों की बात होगी, खाता का शेष जो होता है, संपत्ति जायदाद की बात होगी, व्यापार की जिस पूंजी लगी हुई है या व्यापार के लिए जितना ऋण लिया गया है, तो उन सभी का एक पत्र होता है। विवरण पत्र पर वो चीजें अंकित होती हैं कि यहाँ पर चीजें ये चीजें की गई हैं। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए अब
प्रश्न भी देखिए हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 7। तो 7वां प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट्स, अंश आवेदन खाता क्या है। अंश आवेदन खाता को हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए देखते हैं अंश आवेदन खाता क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह एक व्यक्तिगत खाता है। अंश आवेदन खाता क्या होता है, एक व्यक्तिगत खाता होता है। कैसा खाता होता है, अंश आवेदन खाता क्या होता है, एक व्यक्तिगत खाता होता है। जिसमें क्या होता है, कंपनी का प्रत्येक सदस्य जो होता है प्रबंधन में भाग लेता है। ठीक है डिस्टेंस, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रत्येक सदस्य जो होता है वो प्रबंधन में भाग लेता है। ठीक है, इसमें भाग लेता है प्रबंधन में। और जो यहाँ पर क्या होता है, जो संचालक होते हैं कंपनी के, वो अंशधारी के रूप में उनको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कंपनी के रहते हैं संचालक, उनको अंशधारी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और प्रत्येक सदस्य जो होता है प्रबंधक में भाग लेने का अधिकारी होता है। और ये याद रखिए डिस्टेंस, ये एक व्यक्तिगत खाता है, ये मत भूलिएगा। ठीक है डिस्टेंस, स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 8वें प्रश्न को। तो 8वां प्रश्न देखिए डिस्टेंस क्या है हम लोग का, और आज के सेशन का हम लोग का यह अंतिम प्रश्न भी है। तो चलिए देखते हैं इसको। कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं। तो आइए समझा जाए इसको, कंपनी के स्वामी आखिर वास्तव में होते कौन है। जैसे जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, कोई कंपनी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो संगठन का कंपनी प्रारूप जो होता है, संगठन के प्रारूप के विकास का चरण है। देखिए संगठन का कंपनी प्रारूप जो होता है वो संगठन प्रारूप के विकास का चरण है। भाई जाहिर सी बात है, बड़ी कंपनियों की बात होती है जब यहाँ पर, तो संगठन प्रारूप चाहिए ना यहाँ पर। भाई जाहिर सी बात, उतनी पूंजी कहाँ से मिलेगी। देखिए इसकी पूंजी व्यक्तियों की एक विशाल संख्या द्वारा विनियोजित होती है। तो यहाँ मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो इसकी पूंजी होती है वो क्या होता है, एक विशाल जनसंख्या द्वारा। मतलब वही बताया गया कि कोई जो होगा इसका, इसके हिस्से का इतना हिस्सा है, कोई 0.001%, कोई 0.02%, कोई 5%, कोई 10%। तो उस कंपनी के हिस्से को लोग खरीदते हैं। ठीक है ना। तो एक तरीके से कहा था, इसकी पूंजी क्या होती है, व्यक्तियों की एक विशाल संख्या के द्वारा विनियोजित की जाती है, यानी इकट्ठी की जाती है। ठीक है डिस्टेंस, जो कि इसके अंशधारी होते हैं। अंशधारी का मतलब कि इसमें अपना अंशदान देने वाले होते हैं। ठीक है, अंशदान में मतलब अपने हिस्सेदार हो बन जाते हैं, उसने कंपनी के शेयर के वे मालिक बन जाते हैं। और वो कंपनी के वास्तविक स्वामी भी कहलाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, इनको कंपनी के स्वामी के रूप में भी याद किया जाता है, या तो इनको कहा जाता है। तो कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, तो ये मुख्य रूप से इनको ही कहा जाता है, जो ये अपने योगदान को देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यह आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी यदि कहीं से या आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए अब पेपर दीजिए आप सभी लोग अपना, बेस्ट ऑफ लक, बेहतर तरीके से करिए अपने एग्जाम को। और जैसा रहेगा समय मिलेगा तो हम लोग और भी आप लोगों के लिए काम करें, लेकिन अदर सब्जेक्टों के भी देखिए, व्यापारिक संगठन जो होगा उस पर भी देखिए आप लोग की बातें होंगी अभी। ठीक है डिस्कशंस, लेकिन इन सभी प्रश्नों को आप देख कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कहीं से देखने को प्रश्न मिल जाए। दरअसल क्या है कि कॉमर्स साइड के बच्चे हम लोग के पास बहुत ही अंतिम में मिले, इसलिए उन बच्चों के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जो है वो ज़्यादा नहीं बन पाई। और रेगुलर अब जानते हैं कि एक वो कहावत सुने हैं ना, दुआरे पायल बारात, तो समदिन की अलग बात। तो जाहिर सी बात है कि एक दो दिनों में तो पॉसिबल है नहीं चीज़ें। अब हालांकि बच्चों का बहुत सा डिमांड आ रहा है कि सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों को देखिए हम लोग सो एकदम नहीं कर सकते। तो और भी बच्चे और साइड के बच्चे इसे रेगुलरली अगर रहा होता कम से कम 10 दिन 15 दिनों, फिर भी देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को भी कवर करने का प्रयास किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, तो इसे थोड़ा सा आप लोग को इस चैनल का भी सपोर्ट करना है, क्योंकि सदस्यता तो आपने इस चैनल की ग्रहण कर ली ही ली है कि यदि आपने कोई भी पर्टिकुलर वीडियो इस चैनल का देख लिया तो वहीं से आप इस चैनल के सदस्य बन जाते हैं। तो आपका भी ये सदस्यता के रूप में ये फर्ज बनता है कि इस चैनल को जो है वो बड़े लेवल पर लेके जाया जाए। तो ये जब बड़े लेवल पर तभी जा सकता है जब आप सभी लोगों का भी अपना सहयोग इसमें मिलेगा। तो कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, ओनली शेयर माई वीडियोस। तो इतना ही काम करना है कि इस वीडियो का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट में शेयर जरूर करें। ठीक है डियर, और लाइक यदि करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर करके रख लेते हैं तो उसका लाभ तो आप ही को मिलने वाला है। तो डियर ऐसा काम जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग तब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है डियर, तो याद रखिए अपनी तैयारी को एकदम नियमित रूप से करते रहिए, पढ़ते रहिए। 15-20 दिनों का समय डियर, 15-20 दिनों के बाद आप लोग को तो आनंद ही आनंद रहेगा। फिर 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो रहेगा आपका, फिर तो इंट्रेंस वगैरह का थोड़ा बहुत एग्जाम है, लेकिन इंट्रेंस को कौन उतना है, लेकिन जितना दबाव आपके एकेडमिक पेपरों का रहता है उसमें मतलब और चीज़ों का नहीं रहता है। तो डिस्टेंस ये बहुत ही देखा जाए तो इस समय आप लोग दबाव में है, परेशान में चलें, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का 15 से 20 दिनों का समय भी निकल जाएगा, और बेहतर तरीके से निकलेगा, और बेहतर परसेंटेज को आप सुरक्षित भी करेंगे। ठीक है डिस्टेंस, लेकिन एक काम जरूर करिए कि अपनी स्टडी को आप लोग रोकिए मत, नियमित रूप से पढ़ते रहिए अपने क्लासेस को, और इस चैनल से भी जितना आवश्यक आपको लाभ उठा सकते हैं उठाते रहिए। जय हिंद